नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के बाद अब फाइनल वोटर लिस्ट यानी फाइनल मतदाता सूची आ गई है और इसी के साथ चुनावी काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। यानी अगले 6-7 दिनों में चुनाव की घोषणा, चुनाव के तारीखों की घोषणा या तारीखों का ऐलान बिहार में हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस साल 25 जून को वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया था, जिसके बाद एक नया सियासी तूफान बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खड़ा हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से अभी आखिरी फैसले का इंतजार है, क्योंकि सुनवाई अभी होनी है 7 और 8 अक्टूबर को। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दस्तावेज की सूची में आधार कार्ड को शामिल किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर की सुनवाई में यह भी कहा है कि अगर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई तो फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। अब 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या अब 7 करोड़ 41 लाख हो गई है। 7 करोड़ 42 लाख, 41 लाख कुछ करके 42 लाख कह लें, 7 करोड़ 42 लाख हो गई है। पहले की लिस्ट में 69 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और 21 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 48 लाख कम वोटर्स हैं। अंतिम मतदाता सूची जो लास्ट है उस एसआईआर के हिसाब से 48 लाख, जबकि आप याद कीजिए इससे पहले जो ड्राफ्टेड लिस्ट आई थी उसमें 65 लाख कम थे, अभी 48 लाख कम हैं। आखिरी मतदाता सूची में कुल 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे और इस बार 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स, 42 लाख वोटर्स कहें, 42 लाख वोटर्स हैं। यह प्रेस रिलीज है, अभी जो बगल में इसके बाद साथ साथ आपके सामने हम रख रहे हैं वो है। जरा इस प्रेस रिलीज को भी हम बाद में दिखाएंगे आपको और थोड़ा एक्सपोज करके जूम इन में। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनमें अधिकतर महागठबंधन समर्थक थे और दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आए जब जिंदा लोगों ने बताया कि उन्हें मरा हुआ बताकर नाम काटा गया है। दिल्ली में राहुल गांधी से आकर भी जिंदा वोटर्स जो मरे हुए थे लेकिन जिंदा हैं, उन्होंने मुलाकात की थी और अदालत में भी अपने जिंदा होने का सबूत इन लोगों ने खुद पेश होकर दे दिया था। कोई जिंदा है तो उसे मरा बताकर नाम काटने की गलती एक आध दो हो तो इसे मानवीय भूल माना जा सकता है दोस्तों, लेकिन एसआईआर के दौरान तो ऐसे 50 उदाहरण सामने आए और इसी तरह का एक साथ 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की सिफारिश का एग्जाम्पल भी हमने कल आपके सामने रखा था। बीजेपी बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी खासकर इस मुद्दे को बढ़ा रही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं कि बिहार में कितने घुसपैठिए यानी भारतीय नागरिक बनकर वोट डालते हैं, जो घुसपैठिए हैं यानी बाहर से आए हुए हैं। अगर बड़ी संख्या में अगर हैं घुसपैठिए हैं और जो दावा होता रहा है बीजेपी की तरफ से, तब भी यह केंद्र और राज्य सरकार यानी मोदी और नीतीश की ही नाकामी मानी जाएगी। यानी एसआईआर में 69 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। तो अब यह सवाल उठने लाजमी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लाखों फर्जी वोटर्स के कारण बढ़त मिली? यह एक बड़ा सवाल है। जरा दोबारा कह दे रहा हूं कि 2024 का यानी पिछले साल जो जून में चुनाव के रिजल्ट आए थे 4 जून को, उस रिजल्ट में जो एनडीए को और खासकर बिहार में जो बढ़त मिली थी, क्या इन लाखों फर्जी वोटर्स के कारण मिली थी? एसआईआर को बीजेपी बार बार मतदाता शुद्धिकरण का नाम देती रही है, तो बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए कि क्या अब तक बिहार में जो उसकी गठबंधन की सत्ता रही या केंद्र की सत्ता रही उसमें मिलावट थी, अशुद्धि थी? अगर ऐसा है तो फिर अशुद्धि को दूर करने के कौन से उपाय बीजेपी करेगी? मान लिया कि आने वाला चुनाव मतदाता शुद्धता के आधार पर होगा, लेकिन जो पहले ही अशुद्धि है उसका भी निराकरण तो होना ही चाहिए। यह भी आश्चर्य की बात है दोस्तों कि एसआईआर पर एनडीए पूरी तरह से चुनाव आयोग की ढाल बनकर खड़ा रहा और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता रहा, जबकि उसकी नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण में इस बार
इस बात पर खासकर चिंतित होता कि एक साथ कई लाख नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का कैसा असर लोकतंत्र पर पड़ेगा। अगर वो सब नागरिक नहीं हैं तो फिर सरकार की योजनाओं का लाभ यानी फायदा वो किस हक से उठाते रहे और आगे उन्हें किस खाते में सरकार फायदा डालेगी, ये भी बताना होगा। तो एक तरफ यहां पर 69 लाख लोगों के नाम जो हैं उसमें से जो ड्राफ्टेड सूची जो पहली पुरानी लिस्ट थी उसको अगर देखा जाए तो 48 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, टोटल नाम 69 लाख लोगों के कटे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एसआईआर की फाइनल लिस्ट आ गई है और चुनाव आयोग की बिहार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी हुई है। लेकिन अभी कई सवालों के जवाब भविष्य में सामने आएंगे और तब देखना होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे 6 या 7 तारीख के आसपास चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तब नीतीश कुमार तो न आयोगों यानी चुनाव आयोगों में नई नियुक्तियां कर पाएंगे, चुनाव आयोग के अलावा दूसरे आयोग की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार चुनाव आयोग की नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश सरकार दूसरे आयोगों की नियुक्तियां करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे और न ही लाभकारी घोषणाएं कर पाएंगे नीतीश बाबू। लेकिन मोदी जी केंद्र की तरफ से कितनी परियोजनाएं बिहार के लिए प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से चालू करते हैं, यह देखना होगा। क्योंकि नरेंद्र बाबू जो हैं यानी नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं ना कहीं चुनावी रणभेरी के बाद भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे लाभ मिले, फायदा मिले उन्हें चुनाव में वोटर्स के जरिए। बीजेपी का डर तो अब खुलकर वैसे भी दिखने लगा है दोस्तों, और नरेंद्र मोदी का डर तो और भी ज्यादा दिखता है। आज एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आज ही भोजपुरी सिंगर हैं पवन सिंह और उनकी फिर से बीजेपी में वापसी हो गई है और अमित शाह से अच्छी मुलाकात भी हुई इस वापसी के पहले। और उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ही पवन सिंह को अमित शाह के पास लेकर आए, जबकि काराकट से उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के कारण ही हारना पड़ा था पिछले चुनाव में, याद कीजिए। और यहां सीपीएम प्रत्याशी की जीत हुई थी, जबकि पवन सिंह निर्दलीय खड़े होकर कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटने में लगे हुए थे और काटा भी था। यह तस्वीर देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा खुद लेके जा रहे हैं पवन सिंह को, अमित शाह से मिलवा रहे हैं और उसके बाद बीजेपी में एंट्री हो रही है। जो पहले भी एंट्री हुई थी, फिर निकल गए थे, फिर अब बीजेपी में आ गए। तो ये बहुत कुछ है दोस्तों, जरा एक बार सुन लेते हैं यहां पर क्या चर्चा चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह और इन लोगों के बीच क्या चर्चा चल रही है, जरा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर यह मायने भी नहीं रखता है। अगर नहीं सुनना चाहें आप तो हम ना भी सुनाएं, लेकिन चलिए सुना देता हूं। हमारे पीसीआर से कहा जा रहा है कि चलिए सुना देते हैं। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ बात हो रही है, लेकिन इस मुलाकात के बाद बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। बात आज तो चर्चा के केंद्र में एसआईआर है, उसी पे हम रहेंगे और बिहार चुनाव से पहले कैसे घमासान मच गया है उस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए, चलो धन्यवाद सबको। चलिए निकालते हैं। चलिए ये सारी चीजें आप खूब देखने को मिलेंगी। कोई इधर आएगा, कोई उधर जाएगा, ये सब होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में एसआईआर पूरा होते ही तेज क्यों हो गई है सियासी हलचल और बदलने लगे हैं सियासी समीकरण। इन सब के बीच वोटर लिस्ट यानी एसआईआर की जो अंतिम मतदाता सूची है, उस सूची से क्या कुछ निकल के आया है और वोटर लिस्ट में क्यों हो गया है खेल, और क्या वहां पर बिहार चुनाव से पहले जो घमासान है उस घमासान से क्या कुछ समीकरण बदलने वाले हैं। इन सब की चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अनिल कुमार रॉय साहब हमारे साथ हैं उधर पटना से। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सीधे जरा सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। बिहार एसआईआर की लिस्ट और ये विज्ञप्ति भी आ गई है। विज्ञप्ति को पहले थोड़ा एक्सपोज करके दिखा दीजिए और क्या कुछ लिखा हुआ है विज्ञप्ति में भी देखते थोड़ा, और ताकि मैं भी पढ़ पाऊं स्क्रीन पे। और सबसे जो येलो में है, ये जो टोटल इलेक्टोर्स जो हैं हमारे यानी जो मतदाता हैं, वो फाइनल लिस्ट जो है वो 30 तारीख आज 30 सितंबर को 7 करोड़ 42 लाख ये बताया जा रहा है। और इसमें 24 जून को जो मतदाता सूची थी उसमें 7 करोड़ 79 लाख मतदाता थे। उसके बाद उसमें से 65 लाख
लाख हट गए, फिर ड्राफ्टेड लिस्ट आई 7 करोड़ 24 लाख की, फिर उसमें से एलिजिबल जो हुए वो 3 करोड़ 66 लाख हुए, उसके बाद फिर माफी चाहूंगा 3 लाख ये इनएलिजिबल हैं। हाँ, ये ड्राफ्ट सूची में इनको रिमूव किया गया है ड्राफ्ट लिस्ट से, और एलिजिबल जो हैं वो हैं 21,53,000 एलिजिबल 21,53,000 जो इनको रिमूव कर दिया गया 3,66,000 और 7 करोड़ 24 लाख मतदाता उस समय थे। अब और जो ओरिजिनल थे वो 7 करोड़ 89 लाख, लेकिन अब 7 करोड़ 42 लाख। आखिर बाकी मतदाता कहां गए और कितने घुसपैठिए मिले, कितने विदेशी नागरिक मिले, यह भी बड़ा सवाल है। चलिए तमाम हमारे साथियों के बीच पहले अमलेंदु जी आपके पास। राजीव जी, इसमें एसआईआर में जो फर्जीवाड़ा है वो पहली तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिनको अपात्र बताया जा रहा है उन अपात्र के विषय में ये कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इनकी अपात्रता का आधार क्या है, किस आधार पे इनको अपात्र ठहराया गया है। तो सबसे बड़ा राजीव जी तो बताया, आपने जो सूचनाएं दी हैं उस सूचना में ही अगर आप देखिए तो जो अपात्र आपने बताए हैं उन अपात्र का आधार क्या है ये नहीं बताया गया है। और जैसा कि आपने सवाल किया कि भाई घुसपैठिए कितने हैं, विदेशी नागरिक कितने हैं, इसका भी आपने कोई इसमें उल्लेख नहीं किया है, तो ये उल्लेख होना चाहिए था। दूसरा राजीव जी ये कि अब 7 करोड़ 42 लाख हो गए, आपने पहले 65 लाख नाम हटा दिए थे, 7 करोड़ 24 लाख रह गए थे, अब आपने 21 लाख के आसपास नाम नए जोड़ दिए। आखिर ये नए नाम किनके जुड़े हैं? क्या उन 65 लाख में से नए नाम है या इसके अलावा कोई नाम है? ये भी चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए था कि ये जो 21 लाख के आसपास नाम नए जुड़े गए हैं ये उन 65 लाख में से लोगों ने आवेदन किए वो हैं या नहीं है। दूसरा ये कि क्या जो थे दस्तावेज दिए लोगों ने, ये चुनाव आयोग ने राजीव जी नहीं बताया कि किन दस्तावेज के आधार पर यह लिस्ट तैयार की। चूंकि आपने जो दस्तावेज मांगे थे और आधार को लेकर इतना जो मामला था, ये भी इसमें कोई राजीव जी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आधार के आधार पर कितने लोगों को दिया गया और बिना आधार के कितने लोगों को दिया गया। अब ये जो साफ तौर पर कहते हैं कि अंतिम सूची में कुल मतदाता 7.42 करोड़ है, और राजीव जी बिहार की जो वयस्क जनसंख्या है वो 8 करोड़ से कुछ ज्यादा है, 8 करोड़ शायद 19 लाख 8 करोड़ 19 लाख के लगभग है, 8 करोड़ 19 लाख। तो ये इतना डिफरेंस है, तो ये इतना डिफरेंस किस आधार पे है ये भी चुनाव आयोग नहीं बता रहा है कि बाकी लोगों का आखिर हुआ क्या, वो कहाँ गए। अब ये तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि जिनके नाम छूट गए हैं वो जाकर जो है वो अपील कर सकते हैं, और आरपीएस नियम 1950 की धारा 24 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली अपील कर सकते हैं, सीओ के समक्ष दूसरी अपील कर सकते हैं। लेकिन भाई अपील करने का ये मौका आ ही क्यों रहा है? आपका बीएलओ जब घर घर जा रहा था तो कोई भी नाम छूटे क्यों, और आपका नारा ही ये था कि कोई भी छूटे ना। तो जब कोई भी छूटे ना तो ये आपकी एसआईआर कैसी हुई कि जिसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास जो नाम छूटे जा रहे हैं? तो ये आखिर कैसे छूट गए? और आप तो कह रहे थे कि ये बिल्कुल आपने बहुत पुख्ता काम कर लिया है, अच्छा आप जो है कर रहे हैं और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल यहाँ उठ रहे हैं। अब राजीव जी जो सवाल उठा, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इसकी गड़बड़ियां जो है वो विपक्ष खोलेगा कि इसमें क्या क्या हेरा फेरी की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वैध मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं, ये देखना होगा और ये काम करना पड़ेगा राजीव जी और विपक्ष को। जो भी पीएलएज हैं राजनीतिक दलों के, उनको खासतौर से देखना पड़ेगा कि उनके बूथ पर कौन से नए नाम जुड़े हैं, उनकी क्या स्थिति है और जो नाम कटे हैं वो क्या है, और ये जानकारी वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएं, ताकि 7 अक्टूबर को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहां ये सारे दस्तावेज रखे जा सके। जी, 7 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी, और इसी पे एसआईआर संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, इस पे वहां पर एसआईआर को रद्द किया जाए या एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आई है इसी लिस्ट पे चुनाव हो, इन सब पर सुनवाई होनी है 7 और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर और उससे पहले बहुत सारी चीजें हमारे बीच आ जाएंगी जिसकी समीक्षा हम भी करेंगे। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी पहला कमेंट इसी एसआईआर की लिस्ट पे। राजीव जी, ये दिन दहाड़े खुलेआम संवैधानिक अधिकारों की लूट है और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ही सबसे बड़े अफसोस की बात है। हम लोगों ने इस डेमोक्रेसी में राजीव जी बहुत कुछ देखा है। बैलेट बॉक्स लुटते हुए देखा है,
ईवीएम की गड़बड़ियां देखी हैं, कैंडिडेट मार दिए जाते थे वो भी देखा है, चुनाव को किस तरीके से काउंटर मांड करवाया जाता था, तमाम घोटाले देखे गए जो कि इतने बड़े घोटाले थे, लेकिन ऐसे घोटाले नहीं थे कि जिनसे पूरे राज्य का मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया जाए। मेरे ख्याल से आजादी के बाद का ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा घोटाला है। अगर इसकी जांच होगी और जांच ना भी हो, 68 लाख लोगों को आप मतदाता सूची से निकालकर 68.5 लगभग 69 लाख हैं, लगभग 69 लाख उसको निकालकर आप कौन सी मतदाता सूची बना रहे हैं, और 21 लाख नाम जो आपने जोड़े हैं वो कौन है? तो ये इतना बड़ा घोटाला लोकतंत्र के साथ है कि इसकी जांच जब तक होगी, जब तक तो बिहार का जो लोकतंत्र है वो लुट चुका होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में जो वोटर लिस्ट आई थी चुनाव, उससे कराए। इस चुनाव की लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां घोटाले हैं। अभी तो चीजें सामने आ रही हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि 22 लाख लोग मरे हुए हैं, 22 लाख लोग मर गए। तो ऐसी कौन सी महामारी बिहार में आई थी कि 22 लाख लोग मर गए इतनी कम अवधि में? दूसरी बात, मान लीजिए कि आपने पीछे का भी आपने देखा हो कि बहुत पहले जो लोग मर गए उनको भी आपने जोड़ दिया, तब भी उसका सीधा सीधा जो जवाब मिल रहा है कि जो मरे हुए लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जो वो मरे हुए लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे हैं। तो अगर 10-15 लोग भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर ये घोटाले हुए। जो सामने हमारे आया है वो तो दिख रहा है कि आपने वो चीजें फुल प्रूफ नहीं की है। अब ये 68.5 या 69 लाख लोग किस देश के नागरिक हैं? माना कि इसमें कुछ लोग मर गए, तो भी 45 लाख 46 लाख लोग किस देश के नागरिक हैं? क्या ये सब घुसपैठिए हैं? इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए कहां से आ गए? और घुसपैठियों का नाम बताएं। आज कायदे से तो ये विज्ञप्ति और ट्विटर के माध्यम से करने की जगह इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था, सवाल का जवाब लेना चाहिए था, का जवाब देना चाहिए था कि इतने बड़ा काम आप करने जा रहे हैं तो आपने किस आधार पर किया। और एक बात जो इस फिगर से अभी जो फौरी तौर पर समझ में आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार की जो छूट देने में बहुत समय लगा दिया। अगर पहली सुनवाई में जब जस्टिस धूलिया के पास वेकेशन बेंच में गया था, उस वक्त अगर आधार को कंपलसरी कर देते तो शायद बहुत से लोग बच जाते। लेकिन इलेक्शन कमीशन का डिजाइन था कि आधार को नहीं लेना है और ऐसे असंभव कागज मांगने हैं जो ना हो। 87 के बाद पैदा हुए लोग अपने पिता का प्रमाण पत्र दें, माता या पिता में से किसी एक का। 2004 के बाद पैदा हुए लोग माता पिता दोनों का दें जन्म प्रमाण पत्र। कहाँ संभव है? ओपन कोर्ट में जस्टिस धूलिया ने कहा था कि मैं भी नहीं दे पाऊंगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो नहीं दे पा रहा है वो बाढ़ में पे कह रहा है, खुले तौर पे वो कह रहे हैं कि नहीं दे पाऊंगा। कहा उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो जो कागज सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता, वो कागज का जो आप तवक्को कर रहे हैं, उसका आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बाढ़ में फंसा हुआ किसान जिसका सामान बह गया वो दे देगा। वो गरीब मजदूर, और बिहार तो बहुत ही 14-15% लोग तो वहाँ हाई स्कूल है, 85% बिहार जो है वो 10वीं पास भी नहीं है। तो आप उन लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो जन्म प्रमाण पत्र देगा। कहाँ जन्म प्रमाण पत्र मिलते हैं? कितने लोग अस्पताल में पैदा होते हैं, कितने लोग घरों में पैदा होते हैं, खासकर उस जनरेशन की, जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा
घोटाला डेमोक्रेसी के साथ हुआ है। अब इस डेटा की एनालिसिस होगी अगले 2-3 दिन के अंदर। बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। एक तथ्य हमारे सामने आ चुका है ढाका का, जहां 80,000 मुसलमानों के नाम काट दिए गए। क्या यही ट्रेंड रहा है पैमाना कि बाकी जगह पे भी? तो ये विपक्षी पार्टियों को, तो विपक्षी पार्टियां तो आंदोलन करेंगी, बिहार की जनता आंदोलन करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल राइट्स को लेकर रात के 8 बजे अर्नब गोस्वामी की सुनवाई करता है, उनको बेल देता है, वो 68 लाख लोग अपनी नागरिकता को खो बैठे, मताधिकार खो बैठे, और सुप्रीम कोर्ट तारीखें देता रहे, सलाहें देता रहे, सुझाव देता रहे। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र के लिए रियली चिंता का विषय है। इस एसआईआर पर कितनी सारी बहसें हुई सुप्रीम कोर्ट में, कितनी बहसें जो हैं वो जनता की अदालत में हुई। जनता की अदालत में जो बहस हो रही थी, आप याद कीजिए, जब वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, ये 4 नेता, और वहां भी बहुत सारी बातें हुई। और वहां भी राहुल गांधी से मिलने वो लोग आए जिनके नाम मृतकों की सूची में डाल दिए गए थे। लेकिन और उसके अलावा दिल्ली में भी आए वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और राहुल गांधी के घर पे भी आकर चाय पी। लेकिन इन सब के बावजूद अगर एसआईआर में 69 लाख नाम काट दिए गए, और जबकि वयस्कों की संख्या जो वोटर होने चाहिए वो 8 करोड़ 19 लाख हैं, 8 करोड़ 19 लाख लोगों में से 7 करोड़ 24 लाख लोग ही आज 7 करोड़ 42 लाख लोग ही मतदाता सूची में हैं। देखिए कितना, प्रफुल्ल जी अगर आंकड़ों को देखिए, 7 करोड़ 24 लाख, अब 4 को पहले कर दिए, 2 को उधर कर दिए, 42 हो गया। जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं वही है, यहां घोटाला है, ये घोटाला। जरा आपकी टिप्पणी। घोटाला तो है, लेकिन बड़ा एक सुंदर शब्द का इस्तेमाल प्रशांत सर ने किया, मुझे तो गालिब की याद आ गई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब तो क्या गिला करे कोई। जब विश्वास ही उठ गया है इस इलेक्शन कमीशन पर, तो इस पर कोई क्या शिकायत करे। ये पूरी दुनिया का नियम है, और बिहार भी अपवाद नहीं है। आबादी लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और मतदाताओं की संख्या घट रही है। तो ये तो उसके लिए तो सहज बुद्धि ही काफी है कि पिछली बार इसके लिए कोई बहुत एनालिसिस विश्लेषण की जरूरत नहीं है। पिछली बार से संख्या इस बार अगर कम हो गई है तो ये कौन सा गणित है। आप ठीक ही बोल रहे हैं, 1 करोड़ लोग कहाँ गए जिनका नाम कट गया। तो लेकिन इससे ये आभास ये देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे विपक्ष की जीत हो, ये फर्जी जीत का आभास देने की कोशिश मीडिया कर रही है कि चुनाव आयोग ने चीजों को सुधारा है, अच्छा किया है, और एक प्रकार की कंप्लेसेंसी, एक प्रकार की शिथिलता, आलस्य लोगों के मन में आ जाए। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी समस्या इससे लिस्ट से खत्म नहीं हुई है, बल्कि समस्या और बढ़ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। अब देखिए, गाड़ी के आगे घोड़ा तो ठीक है, लेकिन घोड़े के आगे अगर गाड़ी हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी फैसला करना चाहिए था कि ये एसआईआर जो है, इसमें स्पेशल क्या है। क्या पूरी की पूरी मतदाता सूची को खारिज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर पूरी की पूरी मतदाता सूची को इन्होंने खारिज नहीं किया है तो हर किसी को अपना दस्तावेज, अपना आवेदन पत्र क्यों जमा करना होगा चुनाव आयोग के पास, जिनका नाम सालों से है उनको भी। तो इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि इसमें स्पेशल क्या था और ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इस पर वो करेंगे विचार। ये पहले फैसला हो जाता तब ये तमाम बातें थी। अभी इनका तो अपना ही तय नहीं हुआ है, इनका अलग, इनकी नियुक्ति का मामला शायद अलग सुप्रीम कोर्ट में है जी, उस पर भी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। तो ये कई ऐसे लंबित मामले हैं जिनका पहाड़ जो है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले मामले हैं। बिहार के चुनाव में अभी काफी जो परेशानियां और जिल्लत है, लेकिन एक बात तय है कि अभी बिहार के चुनाव में अगर लोगों का नाम कटेगा गांव गिराम में, तो गांव गिराम के लोग इतने सचेत हो गए हैं कि वो बूथ पर जाकर के वे जरूर पूछेंगे
कि हमारा नाम कटा तो क्यों कटा, और दूसरे लोगों को भी, चुनाव अधिकारियों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी उनकी जो है सो उनसे जवाब तलब तो जरूर करेंगे, और अपने जो जनप्रतिनिधि बनेंगे नए, उनसे भी जवाब तलब करेंगे कि हमारा नाम कटा तो क्यों कटा, हमारी सेवाएं अगर हमसे ले ली गई, हमारा अधिकार अगर छिना तो क्यों छिना। इससे एक बात जरूर हो जाएगी कि जो दुश्मन है, लोकतंत्र के जो दुश्मन है, जिनका जो अमूर्त हैं, उनका बहुत तेजी से इस चुनाव के साथ मूर्तिकरण होगा, उनका अमूर्तन उनका टूटेगा, वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन से आकर के बिल्कुल कंक्रीट रूप में लोग पहचानने लगेंगे कि हमारे लोकतंत्र के दुश्मन कौन है। तो बहुत चौकस रहने की जरूरत है। अभी तो मैं सर यही कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल आता हूं, दोबारा आता हूं जी प्रफुल्ल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अनिल कुमार रॉय साहब के पास चलते हैं, और पटना में हैं चूंकि आप, और ये सूची, ये लिस्ट जो है बिहार पर ही केंद्रित है। अब इतने मतदाता, लगभग 70 लाख मतदाता कम हो गए, 69 लाख मतदाता कम हो गए, और ऐसे देखा जाए तो 8 करोड़ 19 लाख मतदाता होने चाहिए थे, लेकिन मतदाता जो हैं वो 7 करोड़ 42 लाख हो रहे हैं। और चलिए 8 करोड़ 19 लाख की बात भी ना करें, 2025 जनवरी की जो लिस्ट थी, या 25 जून 2025 की जो लिस्ट थी, क्योंकि 25 जून के बाद से एसआईआर की शुरुआत हुई है, वो जो लिस्ट थी वो 7 करोड़ 89 लाख की थी, और अब 7 करोड़ 42 लाख बता दिया गया। इसमें कितने लोग नए जुड़े, कितने पुराने, कितने 65 लाख में से कितने कट गए और कितने जुड़ गए, ये सारी चीज़ें आ गए। सारे आंकड़े जो हैं इनके चुनाव आयोग की इस प्रेस विज्ञप्ति में है। लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ अनिल जी कि क्या आज इस लिस्ट के बाद विपक्ष और जो बाकी लोग जो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं लेकर, 11 याचिकाएं लगी हुई हैं और कुछ सप्लीमेंट्री याचिकाएं भी हैं, उन याचिकाओं को लेकर जो गए हैं उनको अब शांति से अपनी अपनी याचिकाएं विड्रॉ कर लेनी चाहिए? ये बिल्कुल सब सही है, अब तो बहुत बढ़िया, शानदार आ गया है। राजीव जी, यह फाइनल लिस्ट जो आज जारी हुई है, उसने चुनाव आयोग पर जो पहले से ही संशय बना हुआ था, उस प्रश्न को और भी ज्यादा बड़ा, और भी ज्यादा गहरा बना दिया। इसको इस तरह देखने की कोशिश कि हमने आपको 163 रुपए दिए, मैंने कहा कि 163 रुपए हैं, आप गिन लीजिए। आपने गिना तो कहा कि 159 रुपए ही है, मैंने कहा कि आप फिर से गिन लीजिए। दोबारा आपने गिना तो कहा कि 142 रुपए ही है। मतलब जितनी बार गिनती होगी उतनी बार अगर संख्या आएगी, तब तो इसका मतलब होता है कि गिनती तब तक की जाएगी जब तक 2 बार की संख्याएं एक तरह की नहीं हो जाती। यह जनवरी की संख्या को आप देखें, प्रारूप वाली संख्या को देखें, इस फाइनल लिस्ट को देखें, जितनी बार गिनती हो रही है उतनी तरह की संख्या आ रही है। इसका मतलब है यह दोनों जो लिस्ट जारी हुई है, दोनों में से दोनों फर्जी है, दोनों में से दोनों गलत है। अब तीसरी बार इसकी गणना होगी। दूसरी बात कि जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं, या जिन लोग, दोनों बातें कह रहा है चुनाव आयोग, या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, दोनों बातें हुई है। वे कौन से लोग हैं अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ, अभी तक इसका विश्लेषण नहीं हुआ है। साथी लोग कह भी रहे थे कि अभी 2-4 दिनों में सारी बातें जब स्पष्ट होगी तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि किन लोगों के नाम जोड़े और हटाए गए हैं। यह भी एक गहन विश्लेषण का भी, और मैं नहीं समझता हूं कि जिन लोगों के नाम इसके पहले हटाए गए थे, या जिन लोगों के नाम कई बार आए हुए थे, वह बात एकदम समाप्त गई होगी, ऐसा नहीं होगा। यह संशय और बढ़ जाता है। यह तो घर घर जाकर के की जाने वाली गणना है, और इसको चढ़ाई जाने वाली गणना है। जब चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर के, जो कहा जाता है कि अभेद्य है, कि वेबसाइट पर जाकर के नामों को डिलीट किया जा सकता है, यह घटना हुई है ना, यह तो आरोप लगा है कि नाम डिलीट हो रहे हैं वेबसाइट पर जाकर के। कि जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नामों को डिलीट किया जाता है,
है, तो यहाँ पर जो गणना फ्रेश हो रही है उसमें है सो जोड़ घटाओ और उसमें गलतियां या उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा होगा, इस बात को नहीं माना जाता। यही कारण है कि आपने देखा कि केरल की विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री ने यह बिल पेश किया और यह आरोप लगाया कि यह बिल्कुल पिछले दरवाजे से एनआरसी करने का प्रयास है। यही उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से विधानसभा में कि पिछले दरवाजे से एनआरसी करने का प्रयास है और ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से केरल की विधानसभा ने इस पुनरीक्षण को नकार दिया है, इसका विरोध किया है कि हमारे यहाँ नहीं। तो मैं यह कह रहा हूं कि केरल की विधानसभा राजीव नहीं है, अनिल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वह एक संवैधानिक संस्था है जी। कि संवैधानिक संस्था एक स्टेट अब विरोध में, इस तरह दूसरे स्टेट्स भी करेंगे न करेंगे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कम से कम एक स्टेट ने तो यह इसका विरोध कर दिया है। ये एक संवैधानिक संस्था, एक स्टेट या पूरे पुनरीक्षण के विरोध में तो खड़ा हो गया है। तो मैं समझता हूं कि होना यह चाहिए कि जब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो तो इन सारी बातों को ध्यान में रखे और वह कहे कि साहब आप जितनी बार गिनती करते हैं उतनी तरह की संख्या बताते हैं, यह कौन सी गिनती है? या तो आपको गिनती आती नहीं है और नहीं तो किसी न किसी तरह का यह फर्जी। तो मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब इसकी सुनवाई हो तो इस तरह के प्रश्न उठने चाहिए। अगर प्रश्न नहीं उठते हैं तो ये और ज्यादा चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये प्रश्न नहीं उठते हैं तो और भी ज्यादा चिंता का विषय होगा। लेकिन 7 और 8 तारीख को प्रशांत जी एक बार फिर आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी 7 और 8 अक्टूबर को, माफी चाहूंगा, अक्टूबर 7 और 8 को सुनवाई होनी है। इतनी सुनवाइयां हो चुकी हैं और सिर्फ आधार कार्ड के लिए सुनवाई हुई। अगर देखा जाए तो क्या मिला? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक सुनवाई हुई। लेकिन क्या लगता है आपको, अभी बहुत कुछ आना बाकी है? पटना में 1,63,000 मतदाता बढ़ गए, कहीं कट गए, कहीं घट गए, कहीं ज्यादा, और ओवरऑल देखा जाए तो 69 लाख मतदाता कम हुए हैं। अब बढ़े कितने घटे, ये सब कुछ ऑलरेडी चुनाव आयोग ने लिखकर दे दिया है। लेकिन यहां से जरा SIR की जरूरत, चुनाव आयोग की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, चुनाव करवाने के वक्त जितनी बातों पर अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है और खासकर अभी तक हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है EVM है, EVM पर खूब चर्चा हुई, दलीलें पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई, बॉन्ड भी आए। ये सब कुछ चुनाव सुधार की प्रक्रिया के हिस्सा रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में धांधली हुई, उसके बाद एक एटम बम उन्होंने फोड़ा, और वो भी कर्नाटक को लेकर, महादेवपुरा को लेकर। उसके बाद एक छोटी सी फुलझड़ी उनकी आई, जिन्होंने खुद ही कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है तो फुलझड़ी कह लेते हैं। फुलझड़ी आई वो आलंद को लेकर, और एक सीट इधर महाराष्ट्र को लेकर, कहीं बढ़ गई, कहीं घट गई, कहीं का नाम हटाने की, ये सब जो हुआ। और इन सब के बीच, इन्हीं सब के बीच एक तरफ राहुल गांधी एक्सपोज करते रहे और SIR पे जिद जो था, सुप्रीम कोर्ट की जो जिद थी वो माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की जो जिद थी वो बढ़ती गई। लेकिन अब यहां से अगर रेखांकित, अगर अंडरलाइन करना हो तो चुनाव आयोग कहां दिखाई देता है? ये चुनाव बिहार का कहां दिखाई देता है आपको? इस चुनाव में कितनी पारदर्शिता, कितनी ईमानदारी दिखाई देती है आपको इस लिस्ट के साथ? अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिहार के चुनाव को लेकर राजीव जी अब कोई पॉलिटिकल एनालिसिस करना संभव नहीं है, बहुत ही साफ तौर पे, कि रिजल्ट क्या होगा। जो आंखों से दिख रहा है क्या वही रिजल्ट आएगा, नहीं कह सकते। अब ये देखिए चिंता का विषय क्या है भारत के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि जो काम हरियाणा में और महाराष्ट्र में चोरी छुपे किया गया, रात के अंधेरे में किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे दिन दहाड़े हुआ है।
ये चिंता का विषय है कि पूरी जिसको कहा जाए कि दबंगई के साथ हुआ कि हम तो नाम काटेंगे और हम नाम जोड़ेंगे। आप जनसंख्या कितनी बढ़ी कितनी घटी आप उसकी एनालिसिस करते रहो, किसी प्रकार के डेमोग्राफिक लॉजिक को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा। ना बिहार के जो मॉर्टेलिटी रेट है उसके हिसाब से, ना जो बिहार की जन्म दर है उसके हिसाब से, या जो जनसंख्या बढ़ोतरी हुई उसके हिसाब से, किसी भी प्रकार का जो डेमोग्राफिक जनसंख्या का जो आंकड़ा है, जनसंख्या का जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये कुछ अलग काम किया गया है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखिए कि कैसे हुआ काम। ये काम तब हुआ है 24 जून के पहले का आप एक भी कोई जो भी रिसर्च करता हो मुझे बता दे। हम लोग तो लगातार खबरों में रहते हैं, खबरों को देखते हैं। 24 जून के पहले क्या चुनाव आयोग ने एक शब्द भी इस बारे में लिखा, बोला, कम्युनिकेट किया? कोई मीटिंग हुई, कोई मीटिंग के मिनट्स हैं, उसको इलेक्शन कमीशन सामने कर दे। ये 24 जून को रात के 8 बजे के बाद अचानक एक प्रेस रिलीज आती है और ये एसआईआर की घोषणा होती है। इसके पहले 2002-2003 में इंटेंसिव रिवीजन किया गया, गहन रिवीजन किया गया। वो इंटेंसिव रिवीजन में एक वो एस जोड़ दिया गया, स्पेशल इंटेंसिव। स्पेशल इंटेंसिव का कोई स्कोप इलेक्शन कमीशन के जो पास जिन कानूनों के सहारे इलेक्शन कमीशन काम करता है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि डोर टू डोर बीएलओ जाएंगे, चुनाव अधिकारी जाएंगे। क्या डोर टू डोर जाने के बाद ये 69 लाख लोग नाम काटे गए? इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो एक भी शब्द चुनाव आयोग ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि कोई पैनिक था। बार बार नीतीश कुमार एक संदेश दे रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाओ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की गतिविधियां बढ़ गई थी। संविधान और सामाजिक न्याय का मुद्दा वहां था। बिहार के ही दबाव में, बिहार के चुनाव के दबाव में ही जनसंख्या, जातिवाद जनसंख्या की घोषणा की गई थी। लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा था। एक संदेश जा रहा था कि इस बार नीतीश कुमार या बीजेपी या एनडीए की वापसी मुश्किल है। तो ये पॉलिटिकल फैसला इलेक्शन कमीशन से करवाया गया। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की सुविधा के हिसाब से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। जिस तरीके चुनाव आयोग काम कर रहा है, जिस तरीके से धमकी दे रहा है ज्ञानेश कुमार कि कोई विकल्प नहीं है राहुल गांधी के पास 7 दिन के अंदर, आप इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है। आप संवैधानिक पद पे हैं तो वो भी संवैधानिक पद पे है। तो ये 24 तारीख के पहले कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं किया गया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं अभी, और जितनी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन में एसआईआर को लेकर 24 तारीख के पहले कोई बैठक नहीं हुई। बैठक हुई तो उसका डिटेल सामने लाए कि क्या कोई कंसल्टेंसी लिया इन्होंने, किसी से पूछा, कोई बात हुई, कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग बने होंगे? नहीं है कुछ भी। अचानक इनको कहीं से कहा गया और इन्होंने कर दिया। अब उसका नतीजा हमारे सामने है कि जिस तरीके से किया गया, और इलेक्शन कमीशन के वकीलों को आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कैसे बहस कर रहे थे कि वो उनकी जिद थी कि हमको ये एसआईआर कराना है और बगैर आधार कार्ड के कराना है। और ये बगैर आधार कार्ड वाला ही एसआईआर का जो डेटा है वो सामने हमारे आया है, क्योंकि इतना कम समय था और इतनी बड़ी संख्या, 8 करोड़ की संख्या, उसमें कहाँ लोग दे पाएंगे जिसमें कि आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। गरीब लोग हैं। कितने लोगों ने घूस दिया, पैसा दिया
लोगों को अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, कागज बनवाने के लिए। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और अभी आप देखिएगा राजीव जी, मैं अब तक जो चीजें सामने आई उसके हिसाब से कह सकता हूँ। जैसे पटना का भी आपने बताया, मेरे सामने जो आंकड़ा है वो 4 लाख के करीब का है। वो उतने नाम जो किसी एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि लगभग 4.5 लाख लोग जोड़े गए पटना में। अब पटना में 14 सीटें हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट में जी, और उस पटना डिस्ट्रिक्ट में 14 में से 7 या 8 सीटें आरजेडी या इंडिया महागठबंधन के पास हैं, 2 CPI-ML के पास है और बाकी आरजेडी के पास है, 5 या 6 सीटें। जहाँ पे बीजेपी कमजोर है वहां पे सारे काम किए गए और बहुत हिसाब से किए गए। अब अभी ढाका सीट का मैं बता ही चुका हूँ, 80,000, जो कि एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव मीडिया हाउस ने इसका रिसर्च करके निकाला। जी, तो बहुत सारा अभी आना बाकी है रिसर्च, और अभी तो लिस्ट आई आप देखिएगा। अब इसमें एक पॉलिटिकल मूवमेंट वहाँ होना चाहिए देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल इसको कहा जाए कि सीना जोरी के साथ जो है वो मताधिकार की चोरी की गई। मैं वोट चोरी भी नहीं कहूँगा, ये संवैधानिक अधिकार की चोरी है। वोट चोरी तो आप कह सकते हैं कि चलो भाई आपने किसी को वोट डालने नहीं दिया, जैसा कि यूपी में हुआ, पुलिस लगा दी, अपराध वो भी है। लेकिन संवैधानिक अधिकार से अगर वंचित कर देंगे आप, तो केवल मताधिकार का नहीं खोएगा, वो सब कुछ खो देगा। उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, उसकी कोई सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, वो कोई कंपटीशन देगा तो अगर उसको नागरिकी नहीं है तो किस सरकारी नौकरी में जा सकता है? कौन सा वो सरकार की स्कीम का लाभ उठा सकता है? कुछ नहीं। तो केवल मताधिकार का मामला नहीं है। तो ये 68 लाख लोगों का संवैधानिक अधिकार को अगर सवाल में खड़ा कर दिया आपने, उनको जिसको कह दिया कि इतने लोगों के कहीं के नागरिक नहीं है, दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं। जी, तो इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि आगे जब चुनाव होगा मतदान के दिन, जैसा कि प्रफुल्ल जी कह भी रहे थे शायद, कि वहाँ 2 लाइनें लगेंगी। एक लाइन मतदाताओं की होगी और एक लाइन उनकी होगी जिनके नाम कटे हैं। वो भी पहुंचेंगे अपने पिछला वोटर आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड लेकर, तब क्या करेंगे आप? पूरे बिहार में अगर लाखों लोग पहुंचेंगे, सैकड़ों लोग हर पोलिंग बूथ पे होंगे जिनके हाथ में पिछला अपना वोटर आई कार्ड होगा और आधार कार्ड होगा, कितने आप लाठीचार्ज करेंगे? कितना बड़ा केओस होगा पूरे बिहार में। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पटना का जिक्र आप कर रहे थे। पटना एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना, उसकी विज्ञप्ति है और वो उनका लिखना है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में दिनांक 1/7 यानी 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत पटना जिला अंतर्गत सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार निर्वाचकों यानी मतदाताओं की कुल संख्या 48,15,294 है, जो दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल निर्वाचकों की कुल संख्या 46,51,694 से 1,63,600 अधिक है। यानी 1,63,600 मतदाता बढ़ गए हैं पटना में, जो 1 तारीख को ड्राफ्टेड लिस्ट आई थी, और इसके बाद जो लिस्ट फाइनल लिस्ट आई है उसमें 1,66,600 मतदाता बढ़ गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना ने निर्वाचकों की संख्या में बेहतर वृद्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी हितधारकों से आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में सक्रिय सहभागिता की अपील की है कि आप लोगों की संख्या बढ़ गई है, अब आइए, हमको बहुत खुशी है और आप लोग अब बड़ी संख्या में आके वोट डालिए। इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग हैं जो गुजरात से चले गए और पटना में कुछ एक लोग थे जो पटना में जी प्रशांत जी कुछ लोग थे। बात इसमें जोड़ रहा हूँ राजीव जी, हम लोग के बाकी मित्रों को 1,63,000 लोगों को भी अगर आप माने
तो लगभग 11,500 मतदाता जोड़े गए नए पर कंस्टिट्यूंसी। तो 11,500 तो विधानसभा में 11,500 प्रति कंस्टिट्यूंसी अगर जोड़े गए औसतन, जी तो रिजल्ट डिसाइड कर दिया आपने। बिल्कुल पटना जिले का रिजल्ट आपने डिसाइड कर दिया। जी जी राजीव जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। 1,63,000 से ज्यादा मतदाता जुड़ गए पटना में, वो भी 1 अगस्त के बाद। जरा आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी से बात। तो अभी तो चूंकि पटना एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीएम ऑफिस है और वहां से ये विज्ञप्ति है, लेकिन यहां सवाल सिर्फ पटना का नहीं है, ओवरऑल जुड़े नहीं बल्कि घट गए। 69 लाख मतदाता घट गए और 69 जिस तरफ आशंका जाहिर कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, अगर उनकी बातों पर गौर फरमाएं तो यहां तो साफ है कि यहां पिक्चर आज से ही चुनाव के कुछ और हैं, रिजल्ट कुछ और है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, हिसाब का एक सामान्य सा नियम है। अगर कोई पूछे कि 10 आलू और 5 संतरे कितने हुए, तो हम संख्या नहीं बता सकते। 10 आलू और 5 संतरे कितने हुए, इसका क्या जवाब होगा? इसलिए जो मतदाता सूची है, कितने लोग हट गए और कितने लोग आ गए, ये कोई पन्य वस्तु नहीं है, कोई सामान है, कोई चावल दाल नहीं है, वो व्यक्ति हैं। किनका नाम कटा है और किनका नाम जुड़ा है, ये दोनों अलग से परीक्षणीय हैं, अलग से जांचे जाने लायक है, देखे जाने लायक है। सिर्फ संख्या के आधार पर हम नहीं तय कर सकते कि ये जेन्युइन हुआ है। और इसमें और गड़बड़ी तो साफ इसलिए दिखती है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और मतदाता की संख्या घटती जा रही है। प्रशांत सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे में चुनाव का विश्लेषण बहुत कठिन होगा, लेकिन चुनाव का विश्लेषण चाहे हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण तो बहुत साफ साफ किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक इरादों की पड़ताल उसमें हम करते हैं कि उनका राजनीतिक इरादा क्या है, उनका विकास क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। इसलिए चुनावी विश्लेषण तो जरूर कठिन हो गया है। राजनीतिक विश्लेषण के अवसर, उसकी चुनौतियां एक अलग तरह से बढ़ गई है और कुछ और भी रिसर्च वर्क आएंगे और एंगल आएंगे, तब इसका विश्लेषण हम लोग फिर करेंगे और इसका आंदोलन होगा। संख्या मिलान की बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे थे अनिल सर, अनिल कुमार राय सर, जो कह रहे थे कि ये हर बार अलग अलग संख्या निकल आ रही है, तो इनकी प्रामाणिकता ये संदिग्ध बनती है। आपको नोटबंदी की याद है? नोटबंदी में तो अंत तक रुपये का मिलान ही नहीं हो पाया कि कितना रुपया वापस आया, कितना रुपया मार्केट में था और कितना, और उसके लिए क्या क्या नहीं हुआ। कई साल लग गए, कितने दिन हुए और वह प्रक्रिया चलती रही, तो ये संख्या नहीं मिला पाएंगे। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा और वो नतीजा देखना जारी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन फिर मैं कहूं कि मतदान की प्रक्रिया में होता क्या है, हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, यह बताने का हक, यह बताने का अधिकार सिर्फ पोलिंग ऑफिसर 1 को होता है, यानी कि पोल पार्टी के पास होता है। जब आप लाइन लग के जाते हैं, अपना देते हैं, मतदाता जो अपना वोटर आई कार्ड है वो, और जो हमारे पास है कि हमारा कितना क्रम में इसका नाम है, वो अगर बता देता है फाइनली कि आपका नाम वोटर लिस्ट में कट गया है या नहीं है, तभी माना जाएगा कि नहीं है। तो वहां तक तो हम जब पहुंचेंगे, सर ठीक ही बोले थे, डबल लाइन तो लगेगी, हम वहां जाएंगे, एक ही लाइन में डबल लाइन होगा, हम वो वोटर वहां जाएगा और तब जब वो बोलेंगे कि आपका नाम कट गया है और हम जिंदा हैं, तो वहां पर साबित करने की और एक प्रक्रिया होती है चैलेंज करने की। आप लोग जानते होंगे कि जो लोग वोट डालने जानते हैं, जो गलत कोई अगर मतदाता पहुंच जाता है, तो जो वहां पर बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं, जो पार्टियों की तरफ से बैठाए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के, जिनका उम्मीदवारों की तरफ से अधिकृत होते हैं, वे चैलेंज करते हैं कि ये जेन्युइन वोटर नहीं है, इसका नाम फला नहीं है, इसके पिता का नाम फला नहीं है, एड्रेस फला नहीं है। तो उसके लिए 2 रुपया देना पड़ता था, और 2 रुपया अगर वो दे दिए और ये साबित हो गया कि वो आदमी जेन्युइन है, तो 2 रुपया उनका फॉरफिट रहता था। और जो चैलेंज, जिनको अगर ये साबित हो गया कि नहीं वो गलत है, तो उनको वहीं से गिरफ्तारी हो जाया करती थी। अब एक उल्टी प्रक्रिया शुरू होगी, वोटर जाकर के वहां पोल पार्टी को चैलेंज करेगा कि हमको साबित कीजिए कि हम जेन्युइन वोटर नहीं है। सिर्फ आपके लिस्ट में मेरा नाम नहीं होने से यह साबित नहीं होता है कि हम यहाँ के वोटर नहीं है।
ठीक कहा प्रशांत सर ने कि हमारी नागरिकता को बोलेंगे कि अगर हमारे पास वोटर लिस्ट नहीं है, मतदाता सूची में हमारा नाम नहीं है, तो हमारी नागरिकता प्रश्नांकित होगी। लेकिन मतदाता जो ईपिक है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा पिक्चर आइडेंटिटी कार्ड है, वो एपिक क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र है? बिल्कुल नहीं है। तो मतदाता सूची में नाम होना नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। कहीं बोलते हैं अगर ऐसा ही होता तो एनआरसी में उसको स्वीकार कर लिया जाता। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मतदान वही करेगा जो नागरिक है। हमने मतदान किया, इससे साबित नहीं होता है कि हम नागरिक हैं। तो ये रिव्यू जो बना के रखे हैं जिलेबी, सुप्रीम कोर्ट को इसको साफ करना चाहिए कि क्यों नहीं मतदाता सूची में अगर हम हैं तो हम नागरिक क्यों नहीं है, क्यों ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जी, नागरिकता का प्रमाण तो अलग से उन लोगों को मिलता है जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं। बाई नेचुरली जो लोग नागरिक हुए हैं उनको अलग से आप प्रमाण क्यों नहीं देते हैं? और अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम है तो हम नागरिकता का प्रमाण पत्र इसे क्यों नहीं माने? ये सवाल अब उठना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, ये बताइए कि इस लिस्ट को जो विज्ञप्ति आई हुई है, लिस्ट छोड़िए, विज्ञप्ति में जो जानकारियां दी गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्या आपके जहन में आता है? यहाँ खेल जो चुनाव आयोग ने कर दिया है शायद वो, या बहुत ही यहाँ पारदर्शी तरीके से जेन्युइन है, बिल्कुल यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये माना जाए? अगर ये मानते हैं जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है बार बार, अगर ये माना जाए तो फिर ये 69 लाख मतदाता अभी तक कैसे थे? और दूसरी बात, क्या सचमुच जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं इतने 22 लाख लोग और कुछ ही एक अंतराल में उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, जिंदा नहीं है? कौन सी बीमारी आ गई बिहार में? राजीव जी देखिए, एक तो पहली नजर में जो समझ में आ रहा है कि घपला बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। और राजीव जी इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ वोटों की हेराफेरी की गई है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 करोड़ वोटों की हेराफेरी का मतलब कि जो वोट जोड़े गए हैं, पहले तो उनके बारे में जानकारी हो कि ये वोट किस आधार पर जोड़े गए हैं। अगर पटना में ही 1,63,000 राजीव के वोट जोड़े गए हैं तो ये 1,63,000 लोग कौन हैं? सवाल ये उठता है ना कि अगर एक पटना जिले में 1,63,000 लोग नए आ रहे हैं तो ये बाकी जिलों में क्यों नहीं आए इतनी संख्या में 1,63,000 लोग? तो क्या ये लक्षित कार्रवाई है? जो बार बार कहा जाता है कि लक्षित कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में लोकसभा की सीटों पर लक्षित कार्रवाई की गई, तो क्या ये लक्षित कार्रवाई की गई है? आखिर 1,63,00,000 नए लोग जो आए हैं, ये कौन नए लोग हैं और इनको किस आधार पर जो है वोटर लिस्ट में शामिल किया गया? भाई चुनाव आयोग जब कह रहा है कि आपको दस्तावेज चाहिए तो लिखे ना कि क्या दस्तावेज इन्होंने दिए, और जिनके नाम काटे गए हैं उन्होंने क्या दस्तावेज दिए, जिनके नाम काटे गए, जिनको आपने अपात्र घोषित किया। तो ये कुल मिला के राजीव जी 2 करोड़ वोटों की हेराफेरी है। 1 करोड़ के आसपास जेन्युइन वोटर काटे गए हैं और 1 करोड़ के आसपास ही फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो अब ये इसकी समीक्षा करनी होगी, और जो हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं उनको बहुत गहनता के साथ इसकी चर्चा करनी होगी। अब राजीव जी चुनाव आयोग अपने बचाव में क्या कर रहा है, देखिए आप चुनाव आयोग का ट्विटर हैंडल जो है उसको देखिए। तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गए वोटर लिस्ट देने के लिए, उनसे वीडियो जारी करवाए जा रहे हैं कि हम धन्यवाद अदा करते हैं BLOs का और ERO का। काय का धन्यवाद अदा करते हैं सब जो है कि बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है, लेकिन इसको अपने ये 7 अक्टूबर को इस्तेमाल किया जाएगा। साहब हमने तो इनको देखिए दी थी मतदाता सूची, इन्होंने सबने तो धन्यवाद अदा किया था हमको, ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि गए हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई भाकपा माले के जो है जिला मंत्री हैं, कोई कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, कोई RJD के जिला मंत्री हैं। अरे भाई लोग, इतनी समझ नहीं है राजीव जी विपक्ष के नेताओं को कि आपके वीडियो किस काम के लिए इस्तेमाल किया है, क्यों आप बधाई दे रहे हैं? आपका काम था वोटर लिस्ट लेने के लिए गए थे, वोटर लिस्ट दे घर को आते अपने, अब उसकी सब समीक्षा कीजिए। तो ये जो चालाकी चली जा रही है राजीव जी, ये 7 अक्टूबर को इसलिए इस्तेमाल की जाएगी कि जो बड़े पैमाने पर घपला किया है चुनाव आयोग ने, उसको ढका जा सके और सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग कह सके कि साहब देखिए हमने तो इनको वोटर लिस्ट दी थी, इन्होंने हमको शुक्रिया अदा किया था। असली काम राजीव जी आज शुरू होगा और ये काम विपक्ष को करना पड़ेगा, बारीकी के साथ पूरी
इसका गहन परीक्षण करना पड़ेगा कि कहाँ क्या क्या घपले हुए हैं। मतदाताओं की भी ये जिम्मेदारी है जो अपने नाम खोज सकते हैं, वो देखें किन के नाम कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं वो राजनीतिक दलों से संपर्क करें कि उनके नाम काट दिए गए हैं और कोई आधार उसमें बताया गया कि नहीं बताया गया है, इसको करें और फिर जाके राज्य सुप्रीम कोर्ट में साधारण कोर्ट को इस पर बहस हो। जी, सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद की जाए ये भी देखना होगा। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो फिर अब चर्चा ये भी चल रही है कि जो CJI एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने अयोध्या में राम मंदिर वर्डिक्ट को लेकर जो बयान दिया है उस पर एक याचिका लगाने की कोशिश हो रही है, एक दायर करने की कोशिश हो रही है याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर फिर से सुनवाई हो। जब सब कुछ भक्ति भाव से ही हुआ तो थोड़ा सा कानून के पाठ भी पढ़ लिए जाएं सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, इन सब की चर्चा हम करेंगे आने वाले वक्त में जैसे ही इन तमाम याचिकाओं की बात होगी। लेकिन एक याचिका, एक नहीं बल्कि 11 याचिकाएं कुछ सप्लीमेंट्री भी लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ। SIR के खिलाफ यानी SIR अगर जिसको चुनौती दी गई है उसमें अगर ये मामला रद्द की तरफ जाता है तो क्या यही सूची रहेगी? सूची जो है यानी वोटर लिस्ट, क्या जनवरी वाली लिस्ट आएगी? ये सब भी अभी तक, जब तक कि उधर चर्चा पूरी ना हो जाए तब तक ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन 69-70 लाख मतदाताओं के नाम कट जाना क्या मायने रखता है? गहन पुनरीक्षण का काम था, गहन चिंतन का काम हम कर रहे हैं। ज़रा अनिल जी, इतने नाम कट जाने के क्या मायने देखे जाएं और चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी, अमलेंदु जी ने अभी बहुत अच्छी तरह कहा और मैं ये समझता हूँ कि पहली सूची, प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद इतना हंगामा हुआ बिहार में भी, बिहार के बाद। अब इस दूसरी सूची अभी तो शाम में यह प्रकाशित की, इसका थोड़ा सा अध्ययन होगा और मैं समझता हूँ भले ही बीच में चुनाव की घोषणा हो जाए, लेकिन चुनाव विभिन्न जो राजनीतिक दल है इसमें इतनी गड़बड़ियां मिलेंगी, इतनी गड़बड़ियां मिलेंगी कि इसके बाद जो पिछला हंगामा हुआ था उससे ज्यादा बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाएगा अपने आप। और उसके इतने साक्ष्य, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा न करेगा वह जाने। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि हम भगवान से पूछ करके अयोध्या बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने अलाउ करते हैं, तो नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, जो इन सूचियों से भी ज्यादा भयानक और बड़ी बात है कि मैं इस पूरे देश में एक धीरे धीरे एक अराजकता की ओर बढ़ते हुए, वह अराजकता केंद्र सरकार के द्वारा क्रिएटेड है। वह इस तरह के वातावरण, सरकार का काम होता है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उसको जल्द से जल्द शांत करे और सारे लोगों को संतुष्ट करे कि हमने ठीक काम किया और अब ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार इन सारे मामलों को और हवा देने की कोशिश और नए नए तरीकों से नए नए तरीके की तरह की अराजकताओं को उत्पन्न करने की कोशिश। मैं उत्तर से दक्षिण पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अलग अलग प्रदेशों में आप देखेंगे किस तरह अराजकताएं विकसित हो रही हैं, किस तरह हंगामे, और उन सारे हंगामों के पीछे कहीं न कहीं आप केंद्र की सत्ता का हाथ आपको दिखाई पड़ता। तो मैं अब यह स्पष्ट रूप से मानने लगा, यह गहरी राजनीतिक चिंता का विषय स्पष्ट रूप से मानने लगा हूं अब कि केंद्र की सरकार जो वर्तमान में है वह जानबूझ करके पूरे देश को किसी गहरी अराजकता की तरफ धकेल रही है। उसके पीछे उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ होंगे। उन सारी बातों को कहना अभी समय के पहले कहना होगा, वह संभावनाएं हैं। तो इस SIR की प्रक्रिया कि जो उस समय से चल रहा है और आज की तारीख तक 30 सितंबर तक आप जो देख रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा है कि सब कुछ अराजक है, या
पूरी तरह आपको लगेगा कि अराजकता है या फेक है, इसमें बहुत सारी धांधलियां हैं, बहुत सारी गलत बातें हैं, या तो आम आदमी अगर गहरे ठीक नजर से देखेगा तो उसको दिखाई पड़े। तो यह सारी जो प्रक्रियाएं हैं, सारी जो चीजें हैं, उसी तरफ चलती चली जा रही हैं। अब कई राज्य इसके विरोध में अब खड़े हो गए हैं। यह जो टकराव होगा, संवैधानिक टकराव होगा, ये सारी चीजें इतने विस्फोटक रूप धारण करें कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। तो केंद्र को चाहिए था, अगर उसकी नीयत साफ होती, अगर उसकी कोई विशेष राजनीतिक निहितार्थ अगर नहीं होता, तो ये इन सारी चीजों को संभालने की कोशिश और संभालती भी, लेकिन वह इसको संभालने के बदले में या तो हवा देती है या चुनाव आयोग की तरफ से ही उसका प्रवक्ता बनकर के है सुभाष। इस रूप में हमको मुझे लगता है कि सारी चीजें चली जी जी। इसके लिए हमको और ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, इस एसआईआर से भी। जी बिल्कुल प्रशांत जी, एक सवाल और बात यह है कि जो ड्राफ्टेड लिस्ट आई थी, उस लिस्ट और फाइनल सूची को देखा जाए तो 3,66,000 नाम जो है अयोग्य होने की वजह से हटा दिए गए। 3,66,000 जो ड्राफ्टेड लिस्ट में नाम है, लेकिन अब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, अयोग्य घोषित हो गए और आपका नाम हटा दिया गया। जबकि ड्राफ्टेड रोल में नहीं होने के बाद भी लगभग 21,53,000 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जोड़ा है। लगभग 22 लाख मतदाता नाम जोड़ा है। कैसे देखा जाए इसको? 22 लाख लगभग लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाया फाइनल लिस्ट में। हालांकि ये भी है, ये अपने तमाम साथियों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने और ऑर्डर में अपना नाम लिखवाने के आधार पर, यानी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ये जो फाइनल लिस्ट है इसमें भी आप नाम जुड़वा सकते हैं। आज भी, कल भी, परसों भी, जिस दिन चाहे उस दिन नाम जुड़वा सकते हैं। और अगर कहीं गड़बड़ी, आपका नाम है, आपका नाम था लेकिन काट दिया गया किसी भी कारण से, तो आप ईआरओ से फिर दोबारा संपर्क कर सकते हैं। और ईआरओ अगर बात आपकी न माने तो आप जा सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट के पास, यानी डीएम के पास, और वहां पर अपील कर सकते हैं। प्रशांत जी, लेकिन सवाल ये 3,66,000 नाम काटे गए, ड्राफ्टेड लिस्ट से हटा दिए गए, और अगर उसको देखिए तो 65 लाख तो पहले काट दिए गए थे और उसमें से 3,66,000 और काटे गए। लोगों के साथ सरासर धोखा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, 7,24,00,000 उसमें हैं। जी। तो आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, आप अपलोड कर दें। तो लोगों ने अपलोड कर दिए। अब उसमें से आपने 3,60,000 के लगभग लोगों को उड़ा दिया। अब क्या उन्होंने आधार कार्ड दिया था, नहीं दिया था, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का प्रोविजन करते करते 5 तारीखें निकाल दी। 3 तारीखों में तो वो सुझाव देते रहे। एक बार जस्टिस धूलिया ने सुझाव दिया और 2 तारीखों में प्रेसिडेंट बेंच ने जस्टिस सूर्यकांत ने जी और बागशी सूर्यकांत की बेंच ने 2 बार सुझाव दिया। आपको भारत के संविधान ने इतना ताकत दी है सुप्रीम कोर्ट को, ये ताकत सुझाव देने के लिए है। मान लीजिए कि पुलिस थाना भी यही करने लग जाए कि सुझाव देने लग जाए, जो 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 एग्जीक्यूटिव पावर है वो सुझाव देने के लिए नहीं होती है। कौन सा चोर इस सुझाव को मानेगा कि भाई चोरी की हुई राशि आप वापस कर दो, एसएचओ का सुझाव है। कोई चोर मानेगा इस सुझाव को? तो सुझाव देना अथॉरिटी का काम नहीं है। इसलिए संवैधानिक शक्तियां उनको दी गई कि आप इन्फोर्स करें। जब बहुत विमर्श हुआ, देश भर में इस पे चर्चा हुई, बिहार में यात्राएं निकल गई बिहार में, तब जाके आपने जो है वो वोटर आधार कार्ड को मैंडेटरी किया। और वो भी पहले ये नहीं कहा कि आप जो
24 जून की जो लिस्ट है उसमें आधार कार्ड को जोड़ो, ये तब भी नहीं कहा। ये आखिरी जो हियरिंग हुई उसमें कहा कि आप वो जो 24 तारीख को लिस्ट आपने 11 डॉक्यूमेंट की निकाली उसमें आधार कार्ड को जोड़ो। और उसके बाद भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की हठधर्मी, देखिए जिद देखिए सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो चिट्ठी लिखी बिहार के सीईओ को आधार कार्ड को जोड़ने के लिए, उसमें तमाम राइटर्स के साथ लिखी। कानून के साथ, संविधान के साथ एक बात कही जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बात कही जाती है, जजमेंट के बारे में भी, लेटर एंड द स्पिरिट, यानी जो लिखा हुआ है और उसकी भावना है, दोनों आपको इंप्लीमेंट करने हैं। और चुनाव आयोग ने उन दोनों नहीं किया। तो ये अब आप इस बात का अंदाज लगाइए राजीव जी कि महाराष्ट्र में 41 लाख लोग जुड़ गए थे जी। और 5 महीने में, और नतीजा क्या से क्या हो गया। लोकसभा में उनकी महाराष्ट्र की जनता ने कुछ और सोचा और विधानसभा में कुछ और सोच लिया, और एकदम उल्टा सोच लिया। तो ये जो जब 41 लाख में बिहार महाराष्ट्र में हुआ, तो ये तो खुलेआम किया गया है। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय जो अनिल जी कह रहे हैं, वो वाकई एक केओस पूरे देश में फैलाने का एक काम चल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो बिहार हो, एक अराजकता फैलाने का काम हो रहा है और इरादतन हो रहा है। अब उससे एक बात समझ में एक और आती है कि जो पैनिक है, जिस तरीके से ये जिस बेशर्मी के साथ किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी अपना वास्तविक आधार खो चुकी है। अब वो स्टेट मशीनरी के जरिए सत्ता में रहना चाहती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और ये सवाल अब विपक्ष के सामने और बिहार की जनता के सामने भी है कि क्या पुलिस के जरिए, चुनाव अधिकारियों के जरिए कोई चुनाव के नतीजों को बदल सकता है, और बदल करके जब तक वो चाहे, जब तक सत्ता में रहे, जब तक उसके पास जीवन है, जब तक सत्ता में रहे। और इसी वोटर लिस्ट का जब इन लोगों ने तोड़ निकाल लिया, उसी वक्त से देखिए कि ये बातें आने लगी, 2 बातें आने लगी मीडिया में। पन्ना प्रमुख का विमर्श, और दूसरा विमर्श आया जो संसद से लेकर मीडिया तक ये बातें अमित शाह के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, कि अगले 50 साल तक शासन हम करेंगे। इसको कौन कह सकता है? अभी इंदिरा गांधी का कुछ दिन पहले मैं पुराना इंटरव्यू देख रहा था राजीव जी, और वो इमरजेंसी के तुरंत बाद का था, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, और उसके बाद वो इंटरव्यू में इंदिरा गांधी से सवाल पूछा गया कि अगर आप दोबारा सत्ता में आएंगी तो क्या क्या करेंगी। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी ये कह रही है कि सत्ता में आऊंगी या नहीं आऊंगी इसको अभी नहीं कहा जा सकता, चुनाव होने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, लेकिन हमारी पार्टी ये चीजें करेगी। तो इंदिरा गांधी ये कह रही है, और आप कह रहे हैं कि अगले 50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। इसका मतलब कुछ तो आपने कर लिया इंतजाम ना, इंतजाम यही दिख रहा है जो कर लिया है। जी बिल्कुल, यही दिख रहा है जो कर लिया है इंतजाम। यानी एसआईआर पे अब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। एसआईआर के हिसाब से बिहार में जो 7 करोड़ 89 लाख कुछ हजार थे, अब 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। यानी वहां कितने कम हो गए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओवरऑल 8 करोड़ 19 लाख मतदाता होने चाहिए थे, लेकिन अब 7 करोड़ 42 लाख हैं।
और क्या यहां पर कुछ जिलों में मतदाता बड़ी संख्या में बढ़ गए, कुछ जिलों में कट गए। और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा था कि 7 करोड़ 24 लाख जो मतदाता हैं वो नहीं कटेंगे उनमें से, लेकिन 3,66,000 मतदाता आखिर कैसे ड्राफ्टेड लिस्ट से कट गए। इस सवाल का जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को। और यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर कट कैसे गए। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या उन्हें जानबूझकर काटा गया। ड्राफ्टेड लिस्ट में थे लेकिन बाद में क्यों नहीं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और अगर ये सचमुच हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं जैसा अभी तक समझ में आता है, जिनका नाम था, उसमें से हो सकता है कि कुछ एक के नाम 2 बार हों, जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उनका नाम था, उसमें से एक नाम कट गया हो, लेकिन कितने लोग होंगे ऐसे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले समय में जैसे जैसे इस पर रिसर्च आएंगे वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी टीम भी थोड़ी रिसर्च करेगी, अगली बार और कुछ रिसर्च के साथ हम आएंगे। लेकिन सवाल बहुत वाजिब हैं, और बहुत वाजिब इसलिए हैं क्योंकि सामने चुनाव है। 6 या 7 तारीख को चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी बिहार में, जैसी तैयारियां चल रही हैं। 3 और 4 तारीख को चुनाव आयोग बिहार पहुंचने वाला है, ज्ञानेश कुमार जी खुद जाने वाले हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर घोषणा प्रेस ब्रीफिंग के जरिए करेगा, या वो भी ऐसे ही कर देगा? अभी तक तो प्रेस ब्रीफिंग होती रही है। SIR जैसा ये एक बड़ा पूरा का पूरा कार्यक्रम, आप खुद कह रहे हैं ये स्पेशल है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। प्रशांत जी अपने पहले वक्तव्य में कह रहे थे IR सुना था, SIR हो गया। लेकिन SIR के लिए और इन आंकड़ों को जारी करने के लिए क्या चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? सोचिएगा जरा। और अगर आप